हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट सेमेस्टर अर्थशास्त्र का सीरीज आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं इसका 5वां पार्ट और ये हमारा 5वां चैप्टर भी है, जिसका टॉपिक है मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। आज हम इसके विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मांग की अवधारणा क्या है। अर्थशास्त्र में मांग को एक धुरी की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार एक पहिया होता है और उसके बीच में एक धुरी होता है, बगैर धुरी के पहिए का कोई अस्तित्व नहीं होता है। उसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी जो मांग है, जो डिमांड है, इसको भी एक धुरी की संज्ञा दी गई है। जैसे धुरी के चारों ओर जो पहिए की परिधि है चक्कर लगाता है, उसी प्रकार मांग के भी चारों ओर अर्थशास्त्र की पूरी क्रियाएं चक्कर लगाती हैं। जब मांग ही नहीं होगा तो जो अर्थशास्त्र के घटक हैं, उपभोक्ता, उपभोग, विनिमय, इन सब का हम अध्ययन कैसे करेंगे, बाजार का अध्ययन कैसे करेंगे, या आज बाजार कैसा रहा इसकी बात हम कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मांग पर डिपेंड हैं। जब हम मांग की अवधारणा को सही तरीके से समझते हैं तभी हम बाजार के विषय में बात करते हैं, उसके प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के विषय में बात कर पाते हैं। उपभोक्ताओं की मांग को ध्यान में रखकर ही उत्पादक उत्पादन की मात्रा तथा किस्म का निर्धारण करते हैं। उत्पादक का लक्ष्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। जो उत्पादक होता है उसका लक्ष्य होता है कि हम अधिकतम लाभ प्राप्त करें, लेकिन अधिकतम लाभ तभी उसे मिल सकता है जब वो वही चीज़ उत्पादित करे जिसकी बाजार में मांग बहुत ज़्यादा है। जब बाजार में मांग अच्छी रहेगी तो प्रोड्यूसर को भी उसका अच्छा लाभ मिलेगा और उसका पूरा का पूरा सामान की पूर्ति हो जाएगी। अब हम देखते हैं मांग क्या है। मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर हम देखें तो मांग को आवश्यकता का पर्यायवाची बताया गया है कि जो आवश्यकताएं हैं बस वही मांग है। तथा दूसरी ओर अगर हम भौतिक दृष्टि से देखें तो भौतिक दृष्टि से किसी वस्तु की उस मात्रा की ओर संकेत किया गया है जो बाजार में किसी निश्चित मूल्य पर बिकने के लिए उपलब्ध होती है। मांग वो है कि मांग भौतिक दृष्टि से किसी वस्तु की उस मात्रा की ओर संकेत किया गया है जो बाजार में किसी निश्चित मूल्य पर बिकने के लिए उपलब्ध होती है। वैसे जैसे देखें हम आमतौर पर मांग का तात्पर्य किसी वस्तु की इच्छा से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में इसका क्षेत्र व्यापक है। अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य वस्तु के लिए उस इच्छा से है जो वस्तु की इच्छा मात्र से ही मांग का दर्जा नहीं दे सकते। अर्थशास्त्र में मांग का तात्पर्य वस्तु के लिए उस इच्छा से है जिसके पीछे रकम देने की योग्यता भी हो और तत्परता भी हो। कस्टमर वस्तु खरीदने की योग्यता भी रखता हो, उसके पास उतने पैसे भी हों और तत्पर भी हों। किसी वस्तु की इच्छा मात्र से ही उसे हम मांग का दर्जा नहीं दे सकते कि बस इच्छा कर लिया तो हो गया, पैसा देने की बारी आई तो पीछे हट गए। ऐसा नहीं है, केवल इच्छा करने से ही तो हम उसे मांग का दर्जा नहीं दे सकते। इच्छा के साथ साथ हम पैसे भी देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हों और वस्तु को पसंद भी करते हों तो उसे हम मांग का दर्जा दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है किंतु कीमत चुकाने के लिए उसके पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो उसकी तो इच्छा है कि कार वो खरीद ले, लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं, तो हम इसे मांग के दर्जा नहीं दे सकते, मांग के शब्द में इसे हम नहीं रख सकते। और यदि कोई अमीर एवं कंजूस व्यक्ति कार खरीदना चाहता है किंतु कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो चाहता है कि हम पैसे ही न खर्चा करें, तो भी उसकी इच्छा को हम मांग की अवधारणा में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि वो कंजूस है, वो तत्पर नहीं है कि हम कार को खरीदें। तो इस प्रकार हम समझते हैं कि मांग क्या है। मांग वो है कि जब किसी वस्तु को हम बेचने के लिए तैयार हों, जो कस्टमर है वो खरीदने के लिए तत्पर हो, उसे वस्तु पसंद भी है और उसके पास पर्याप्त पैसे हैं, तब हम उसे मांग की अवधारणा में शामिल करते हैं। अब हम देखते हैं मांग के प्रकार, काइंड्स ऑफ डिमांड। पहला होता है मूल्य मांग, प्राइस डिमांड। मूल्य मांग किसी वस्तु की उस मात्रा को व्यक्त करती है। मूल्य मांग किसी वस्तु की उस मात्रा को व्यक्त करती है जो अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन से संबंधित वस्तुओं की कीमतों आदि में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने पर एक उपभोक्ता एक निश्चित समय में खरीदने को तैयार है। अर्थात
मूल्य मांग का तात्पर्य वह कीमत है जो लोग किसी विशेष राशि या मात्रा के उपलब्ध होने पर वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान करने को तैयार होते हैं। जब मूल्य मांग मूल्य आपूर्ति से ज़्यादा हो जाती है तो उत्पादित मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा है आय मांग, इनकम डिमांड। आय मांग से तात्पर्य वस्तुओं व सेवाओं की उन विभिन्न मात्राओं से होता है जो अन्य बातों के समान रहने पर अन्य बातें जैसे उपभोक्ता की रुचि, स्वभाव, वस्तु के मूल्य में किसी प्रकार का परिवर्तन न होने पर उपभोक्ता एक निश्चित समय में आय के विभिन्न स्तरों पर खरीदने को तत्पर है, तो इसे हम कहते हैं आय मांग। इसमें उपभोक्ता अपनी आय के अनुसार क्रय करना चाहता है। यदि उसकी आय ज़्यादा होगी तो ज़्यादा खरीदेगा, कम होगी तो कम खरीदेगा। तीसरा है आड़ी मांग, जिसे हम कहते हैं क्रॉस डिमांड। आड़ी मांग से तात्पर्य है कि जब किसी एक वस्तु की मांग की मात्रा की मांग करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में बदलाव आता है। जैसे चाय का मूल्य कम हो जाए तो लोग चाय की मांग ज़्यादा करते हैं एवं कॉफ़ी की बिक्री कम हो जाती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक ही है। जब दोनों की प्रकृति मिलती जुलती है तो जिसकी मांग ज़्यादा हो जाती है, जाहिर सी बात है कि उसका रेट कम हो गया है, तो फिर दूसरे की मांग ऑटोमेटिक घट जाती है, क्योंकि दोनों की प्रकृति एक ही है। चाय से भी वही मतलब है और कॉफ़ी से भी है। भले कॉफ़ी थोड़ा कड़क होती है, लेकिन फिर भी लगभग प्रकृति मिलती जुलती है। आड़ी मांग की व्याख्या निम्न दो प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे पहला है प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुओं से आशय ऐसी वस्तुओं से है जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रतिस्थापन वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती है। जैसे चाय के स्थान पर कॉफ़ी का उपयोग किया जा सकता है या रसगुल्ला के स्थान पर बर्फ़ी का उपयोग कर सकते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन वस्तुएं। अगला है पूरक वस्तुएं। जो वस्तुएं एक दूसरे पर निर्भर करती हैं उनको हम पूरक वस्तुएं कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के बिना वो पूर्ण ही नहीं हो सकता, उसका काम ही नहीं चल सकता। जैसे स्कूटर, पेट्रोल। जब स्कूटर की मांग बढ़ेगी, लोग स्कूटर ज़्यादा खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है पेट्रोल की भी मांग बढ़ेगी, क्योंकि बगैर पेट्रोल के स्कूटर चल ही नहीं सकता। दूसरा पेन एवं स्याही। जब पेन की मांग बढ़ेगी, लोग पेन ज़्यादा खरीदेंगे, तो जाहिर सी बात है स्याही की भी मांग बढ़ेगी। तो इस प्रकार ये जो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे की पूर्ति करते हैं, बगैर एक दूसरे के इनका काम नहीं चल सकता, तो उसे हम कहते हैं पूरक वस्तुएं। जैसे स्कूटर तथा पेट्रोल और पेन एवं स्याही आदि। अगला है संयुक्त मांग, जॉइंट डिमांड। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी एक उद्देश्य की पूर्ति हेतु मांगी जाती हैं तो इस प्रकार की मांग संयुक्त मांग कहलाती है। जैसे पेन तथा स्याही, स्कूटर एवं पेट्रोल। जब दो या दो से अधिक वस्तुएं किसी एक संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु मांगी जाती हैं, जैसे पेन एवं स्याही, लेकिन उद्देश्य क्या है, हमें लिखना है, कुछ पत्र तैयार करना है। स्कूटर एवं पेट्रोल का मतलब हमें इसे किसी और कार्य में ले आना है, तो इस प्रकार इसको हम क्या कहते हैं, संयुक्त मांग। अगला है व्युत्पन्न मांग, डेराइव्ड डिमांड। जब किसी एक वस्तु की मांग के कारण किसी अन्य वस्तु की मांग उत्पन्न होती है तो वह व्युत्पन्न मांग कहलाती है। जैसे श्रम की मांग। अगर किसी एक वस्तु की मांग उत्पन्न हो रही है तो उसके कारण किसी दूसरे वस्तु की भी मांग उत्पन्न हो तो उसे हम व्युत्पन्न मांग कहते हैं, डेराइव्ड मांग कहते हैं। जैसे श्रम की मांग। जब हम श्रम की मांग करते हैं या रोजगार की मांग करते हैं तो जरूर किसी न किसी चीज़ की आवश्यकता हमें होगी, किसी चीज़ की मांग पड़ेगी, तभी हम श्रम की मांग करेंगे। जब किसी चीज़ की मांग बढ़ेगी, लोग मांगेंगे कि नहीं इसकी ज़रूरत है, तो उसको उत्पादित करने के लिए हम रोजगार दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं। अगला है सामूहिक मांग, कलेक्टिव डिमांड। विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं की मांग सामूहिक मांग कहलाती है। जैसे कोई वस्तु हम लें और उसका विभिन्न प्रयोगों में प्रयोग करें तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव डिमांड। जैसे कोयला एवं विद्युत की मांग। कोयले का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से करते हैं एवं विद्युत का भी उपयोग विभिन्न उद्देश्यों से करते हैं। अगली हेडिंग है मांग तालिका, डिमांड शेड्यूल। किसी निश्चित समय पर किसी निश्चित बाजार में विभिन्न मूल्यों पर
किसी वस्तु की मांग की मात्रा को शामिल किया जाता है। इन सब को अगर हम एक तालिका में रखें तो जो हमें तालिका मिलती है उसे मांग तालिका कहते हैं। किसी निश्चित समय में किसी निश्चित बाजार में विभिन्न मूल्य पर हम वस्तु की मांग की मात्रा को आकलित कर लेते हैं, फिर उसकी एक तालिका बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, मांग तालिका। उदाहरण के रूप में चलिए मांग तालिका को हम देखते हैं। यह है मांग तालिका। इसमें देखिए मूल्य प्रति किलोग्राम लिखा हुआ है और ये चावल की मांग लिखा हुआ है। जैसे मूल्य 11 रुपये प्रति किलो है तो चावल की मांग है 13 किलो। जब 12 रुपये प्रति किलो है तो चावल की मांग घट के 9 हो जाती है। जब 13 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है तो चावल की मांग घट के 7 किलो हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं जब मूल्य इसका 17 रुपये प्रति किलो हो जाता है तो चावल की मांग घटकर 2 किलोग्राम हो जाती है। तो जैसे जैसे इसका मूल्य बढ़ता गया वैसे वैसे चावल की जो डिमांड है वो घटती जा रही है। इसी तालिका को हम क्या कहते हैं, मांग तालिका। अब अगली हेडिंग आती है मांग वक्र, डिमांड कर्व। बाजार मांग तालिका के आधार पर, जो हमने बाजार मांग तालिका इससे पहले देखा है, उसी के आधार पर अगर हम एक वक्र खींचें तो जो वक्र हमको प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, मांग वक्र। जैसे ये देखिए एक्स अक्ष पे हमने मांग को रखा है और वाई अक्ष पे हमने वस्तु की कीमत को रखी है। तो देखते हैं जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग घटती जाती है। अब देखते हैं मांग के नियम की विशेषताएं। जो मांग का नियम है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से हम मांग को निर्धारित करते हैं और क्या परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसको देखते हैं। वही है मांग के नियम की विशेषताएं। तो पहली चीज़ है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मांग को हम इस प्रकार से डिफाइन करें कि उपभोक्ता की आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो उसकी इनकम है उसी के अनुरूप हमारी वस्तुओं का बिक्री हो जाए। दूसरा यह है कि उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचियों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि वस्तु जो हम बेच रहे हैं उससे उसके स्वभाव में परिवर्तन हो जाए, वो लेगा ही नहीं या दबाव में ले रहा है, ऐसा नहीं। तीसरा यह है कि संबंधित वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एक निश्चित रेट में हमको बेचना है। चौथा यह वस्तु के मूल्य में परिवर्तन की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। तो ये मांग के नियम की विशेषताएं हैं। अगली हेडिंग है मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम के अपवाद के ही अंतर्गत एक प्रश्न बनता है कि क्या मांग वक्र ऊपर भी उठ सकता है। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो मांग वक्र है वो नीचे की ओर आता है, लेकिन मांग के नियम के अपवाद में मांग वक्र ऊपर भी उठ सकता है। और हम देखते हैं कि कब ऐसा होता है। मांग वक्र तब ऊपर उठता है जब कीमत एवं मांग के बीच धनात्मक संबंध पाया जाए। धनात्मक संबंध का मतलब मांग के बढ़ने पर कीमत भी बढ़ जाए या कीमत के बढ़ने पर मांग भी बढ़ जाए। लेकिन ऐसा कब होता है कि कीमत बढ़े तो मांग भी बढ़े, क्योंकि महंगी वस्तु लोग उतना खरीदना पसंद तो करेंगे नहीं। कीमत बढ़ेगी तो मांग को वास्तव में घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कीमत बढ़ने पर भी मांग बढ़ जाता है। तो इसे हम कहते हैं अपवाद के रूप में, मांग का अपवाद, क्योंकि इसमें वक्र क्या है, धनात्मक है। दोनों के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, कीमत और मांग के बीच। और इसको हम ग्राफ में देखें तो ग्राफ हमें ऐसा दिखाई देता है। ये कीमत और मांग देखते हैं, जैसे जैसे कीमत बढ़ रहा है वैसे वैसे मांग भी इसकी बढ़ रही है। इसका कारण क्या है, इसको देख लेते हैं। पहला कारण है कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा। कीमतों में वृद्धि या कमी की आशा, ये इसका पहला कारण है मांग में अपवाद का। क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि भविष्य में किसी चीज़ की कीमत बढ़ सकती है या बढ़ने की संभावना है, तो हम क्या करते हैं, वस्तु को जल्दी जल्दी खरीद के स्टोर करना चाहते हैं और इससे क्या होती है, वस्तु की मांग बढ़ जाती है। दूसरा कारण है अज्ञानता, इग्नोरेंस। क्योंकि जो खरीदने वाला है कभी कभी अज्ञानतावश भी काफ़ी चीज़ें खरीद लेता है जबकि कीमत ज़्यादा है फिर भी, इसलिए क्योंकि वो ये समझता है कि वस्तु की कीमत यदि ज़्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी है, और जब कीमत कम कर दिया जाए तो वो लोग समझता है कि इसकी क्वालिटी घटिया है। तो इस
इसी वजह से वो अज्ञानतावश ज़्यादा खरीद लेता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि जिस दुकान में हमें महंगी चीज़ें मिलती हैं तो हम ये समझते हैं कि उसकी क्वालिटी ज़्यादा है, और अगर सस्ता मिलता है तो कहते हैं घटिया क्वालिटी का होगा, इसलिए महंगी वस्तुओं को ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक अज्ञानता है हमारी, क्योंकि वस्तु की क्वालिटी हम नहीं पसंद करना जानते, उसकी रेट से उसकी क्वालिटी को अंदाज़ा लगाते हैं। तीसरा पॉइंट है मिथ्या आकर्षण, फॉल्स शो, झूठा दिखावा। जो धनी समाज होता है, जो धनी वर्ग होता है, उनके अंदर एक मिथ्या आकर्षण होता है, झूठा दिखावा होता है। वे ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को खरीद करके लोगों को अपने आप को श्रेष्ठ दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम कितनी महंगी वस्तुएं खरीदते हैं। ये एक मिथ्या आकर्षण भी मांग के अपवाद में कारण हो सकता है, जो मांग का नियम है उसका अपवाद हो सकता है। चौथा है गिफिन वस्तुएं। गिफिन का मतलब अगर मान लीजिए कोई वस्तुएं खराब है, घटिया क्वालिटी की है, और यदि हम उसका रेट बढ़ा दें या घटा दें तब भी लोगों के अंदर जागरूकता हो, समझते हैं कि ये वस्तु घटिया ही क्वालिटी की है, उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई उसे खरीदना नहीं चाहता, तो ऐसी वस्तुओं को हम गिफिन वस्तुएं कहते हैं। ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि गिफिन वस्तुएं क्या हैं। पांचवा है वस्तु की दुर्लभता की आशंका। जब हमें ये भय होता है कि भविष्य में वस्तु दुर्लभ हो जाएगी, ये मिलना असंभव है, मुश्किल है, वस्तु की कमी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खरीद खरीद के स्टोर करना शुरू कर देते हैं। इस कारण से भी मांग बढ़ जाती है। छठवां है अनिवार्यता। जब कोई चीज़ अनिवार्य ही है पूरी तरीके से, तो उसका रेट बढ़े या घटे हमें खरीदना ही पड़ता है, तो इस अवस्था में भी रेट बढ़ने से भी मांग बढ़ जाती है। तो ये 6 कारण हैं जिसके कारण मांग के नियम में अपवाद हैं, और इसका ग्राफ धनात्मक होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है, और ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं मांग के नियम को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक। तो मांग को प्रभावित करने वाले घटक निम्नलिखित हैं। जैसे पहला प्राकृतिक पर्यावरण, नेचुरल इन्वायरमेंट। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे सर्दी, गर्मी, वर्षा काफ़ी हद तक मांग को प्रभावित करती हैं। सर्दी के समय ऊनी कपड़े, गर्मी के समय सूती कपड़े तथा वर्षा के समय जैसे छाता की मांग बढ़ जाती है, और गर्मी के समय में ऊनी कपड़े, सर्दी के समय में सूती कपड़े और अन्य मौसमों में छाता की मांग घट जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण भी मांग को प्रभावित करती है। दूसरा है फैशन एवं रुचि। जब फैशन व रुचि में परिवर्तन होता है तो मांग प्रभावित होती है। जैसे मान लीजिए कि रेडीमेड कपड़ों का फैशन आ गया तो उनकी मांग में वृद्धि होती है, और जो सिला वाला कपड़ा कोई पसंद ही नहीं करता, तो रेडीमेड कपड़ों का जो फैशन आ गया है तो उसके अनुसार उसकी मांग बढ़ जाती है, और जो पुराना फैशन है उसकी मांग घट जाती है। तो फैशन एवं रुचि भी मांग को प्रभावित करने वाला एक प्रमुख घटक है। तीसरा है आय स्तर, इनकम लेवल। अगर इनकम लेवल अच्छा है, व्यक्तियों के आय का स्तर भी अच्छा है, तो मांग ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि वो वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस प्रकार नई वस्तुओं के मांग में वृद्धि हो जाती है अगर इनकम लेवल अच्छा है तो। चौथा है बाजार की दशा, मार्केट कंडीशन भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम ये समझते हैं कि आने वाले समय में मार्केट थोड़ा गड़बड़ होने वाला है, बाजार का मूल्य गिरने वाला है, तो हम लोग वस्तुएं नहीं खरीदते हैं, और ये समझते हैं कि आगे आने वाले समय में बाजार का मूल्य बढ़ जा रहा है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने की ज़्यादा संभावना है, तो वस्तुओं को ज़्यादा स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बाजार की स्थिति देखकर भी मांग कम होता है या ज़्यादा होता है, और मांग को प्रभावित करता है बाजार की दशा भी। पांचवा है ज्ञान में वृद्धि, इंक्रीज इन नॉलेज। जब ज्ञान में वृद्धि होती है तो नए वस्तुओं के बारे में जानकारी होती है, तो इसके फलस्वरूप मांग में भी वृद्धि होती है। अब देखते हैं पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सप्लाई। जो पूर्ति है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो देखिए पहली चीज़ है पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व इस प्रकार हैं। जैसे पहला है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, जब वस्तु की कीमत ऊंची हो जाती है तो ऊंची कीमत पर वस्तु को बेचना विक्रेताओं के लिए काफ़ी लाभदायक है, क्योंकि उनको अच्छा रेट मिल रहा है, तो पूर्ति वो लोग ज़्यादा करते हैं। और इसी प्रकार इसका उल्टा जब कीमत घट जाती है तो फिर वस्तुएं बेचना नहीं चाहते, उस समय पूर्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब इस प्रकार जब कीमत बढ़ेगी
तो पूर्ति भी बढ़ेगी, और जब कीमत घटेगी तो पूर्ति भी घटेगी। दूसरा है तकनीकी ज्ञान, टेक्निकल नॉलेज। तकनीकी ज्ञान के विकास के साथ उत्पादन में कुशलता आती है तथा उत्पादकों के लाभों में वृद्धि हो जाती है, अतः वो वस्तु की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। अगर हमें टेक्निकल ज्ञान हो जाता है तो कम समय में हम ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं और पूर्ति अच्छे से कर सकते हैं। जैसे खेत में भी जो नई नई तकनीकें आ गई हैं, नए नए उर्वरक आ गए हैं, नई नई मशीनों से कम समय में ज़्यादा उत्पादन हो जाता है, तो पूर्ति भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकती है। तो टेक्निकल ज्ञान भी पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों में शामिल है। तीसरा है प्राकृतिक तत्व, नेचुरल फैक्टर। कृषि से संबंधित वस्तुओं की पूर्ति पर एक सीमांत प्राकृतिक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। उचित वर्षा, सिंचाई के साधन, अच्छे बीज, ये सब प्राकृतिक तत्व कृषि पदार्थों की पूर्ति में वृद्धि करते हैं। जैसे फसलों में हम देखें तो जो बारिश का पानी है, जो वर्षा का पानी है, वो फसल के लिए ज़्यादा प्रभावकारी होता है, ज़्यादा पौष्टिक होता है। जबकि जो कृत्रिम रूप से पानी की सिंचाई हम करते हैं, समरसेबल से निकालते हैं, नहरों से निकाल कर उसकी सिंचाई करते हैं, तो वो पानी उतना प्रभावकारी नहीं होता है जितना वर्षा का जल उसके लिए प्रभावकारी होता है। इसी प्रकार बीज में देखते हैं तो नेचुरल रूप से बीज कुछ ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ कम पावरफुल होते हैं। तो जो अच्छे बीज होते हैं उनसे फसल का उत्पादन भी अच्छा होता है। तो ये प्राकृतिक तत्व हैं जो पूर्ति को प्रभावित करने में सहायक हैं। चौथा है कर नीति। कर नीति, सरकार की कर नीति भी वस्तुओं की पूर्ति को प्रभावित करती है। यदि सरकार किसी वस्तु पर अधिक टैक्स लगा देती है, ज़्यादा कर लगा देती है, तो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। महंगी होने से क्या होता है कि उसकी मांग कम हो जाती है। जब मांग कम होगी तो पूर्ति भी कम हो जाती है। इसके विपरीत अगर सरकार द्वारा कम कर लगाया जाए, कम टैक्स लगाया जाए, तो उसकी स्थिति में वस्तु की मांग भी बढ़ जाती है। तो कर नीति भी पूर्ति को प्रभावित करता है। अगला है परिवहन व संचार के साधन। वस्तुओं की पूर्ति के लिए, वस्तुओं की सप्लाई के लिए यदि परिवहन व संचार के साधन विकसित हैं, आसानी से मिल जा रहे हैं, तो हम वस्तुओं को शीघ्रता से हर जगह पहुंचा सकते हैं और पूर्ति में मदद करेगा। और इसके विपरीत मान लीजिए साधन विकसित नहीं है, साधन मौजूद नहीं है, तो वस्तुओं की पूर्ति भी कम होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर जो मांग की अवधारणा है, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने बारी बारी से करके समझा दिया कि मांग की अवधारणा क्या है, कितने प्रकार होते हैं, इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, पूर्ति क्या है, पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसका ग्राफ कैसा होता है, और मांग के नियम के अपवाद क्या हैं। तो इस प्रकार जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने देख लिया है और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।